हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 10th का नया टॉपिक, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अभी तक इससे पहले कि हमने काफ़ी वीडियोस डिस्कस कर ली हैं। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो? जब हमें पता है कि जब कोई फ्लूइड जो होते हैं फ्लो कर रहे होते हैं, वो कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो फ्लूइड है, उसको जूम करो, वाटर एज्यूम करते हैं। तो जो वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, हम उसको ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ दूसरा पार्टिकल है, यहाँ तीसरा पार्टिकल है, यहाँ चौथा है और यहाँ पांचवा है। तो जब वो फ्लो कर रहे हैं, फ्लो करने के बाद आगे की तरफ बढ़े, आगे के बाद ये फिर से फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल, ये फोर्थ पार्टिकल एंड फिफ्थ पार्टिकल। तो जब ये मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सेम डिस्टेंस है इनके बीच में, कांस्टेंट डिस्टेंस है, सेम डायरेक्शन है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम वेलोसिटी, ठीक है, सेम डायरेक्शन, ठीक है, एंड स्टेडी मूवमेंट है। स्टेडी मूवमेंट मतलब कि कांस्टेंट मूवमेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो है। ठीक है, तो ये इस टाइप के फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। जब एक पार्टिकल, जब कांस्टेंट पार्टिकल्स कांस्टेंट तरीके से मूव कर रहे हैं, बहुत सही मैनर में मूव कर रहे हैं। आप अपनी क्लास से चले हो, ठीक है, एक क्यूब बनाया है और आप ऑडी तक पहुंच गए हो, उसी क्यूब में वैसे ही बच्चे चलते रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल मैनर में, सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन, स्टेडी फ्लो, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर इन फ्लोज को अगर मैं पार्टिकल ना देखूं और एक कांस्टेंट स्पीड में देखती हूँ, एक नॉर्मल फ्लूइड में देखें, तो हमें कैसे फ्लो दिखाई देगा? ये फ्लो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, कांस्टेंट फ्लो, पैरेलल लाइंस आपको दिखाई देंगी इस तरीके से। ठीक है, अब एक और चीज इमेजिन करते हैं कि मान लो कि ये आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है, सेकेंड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल है, फोर्थ पार्टिकल है, फिफ्थ पार्टिकल है। अब बीच में ना कोई रॉक आ गई है, रॉक, चट्टान आ गई है, बीच में कोई रॉक आ गई है। ये आगे की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दोनों तो यहीं टकरा गए और ये थर्ड पार्टिकल जो था ना, वो ऐसे आगे की तरफ आ गया। तो अब कुछ मूवमेंट जो हो गई ना, वो ऐसी हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ पीछे हो गए टकरा के, और ये जंप मार के ये आगे चला गया, थर्ड हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा? हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि थर्ड पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो एकदम से चेंज हो गई, वो बढ़ गई और इनकी कम हो गई। तो यानी कि इनकी नॉट सेम वेलोसिटी होती है, इनके बीच में कोई सेम वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इनकी। ठीक है, आगे पीछे मूवमेंट भी हो सकती है, तो नॉट सेम डायरेक्शन, नॉट सेम डायरेक्शन। और हमने देखा कि कांस्टेंट फ्लो नहीं है। पहले यहाँ पे स्टेडी फ्लो था, कांस्टेंट फ्लो था, अब यहाँ कांस्टेंट फ्लो नहीं है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो चुका है? डिस्टर्ब हो चुका है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है। तो यानी कि अनस्टेडी फ्लो, दिस इज अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। और इस टाइप के फ्लो को, जिसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, उसे हम टर्बुलेंट कहते हैं, टर्बुलेंट। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने कि जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो कहते हैं ना, इस मौसम में बहुत टर्बुलेंस आती है। तो टर्बुलेंस का मतलब क्या है? बहुत डिस्टर्बेंस है, राइट। और इसको जैसे हमने देखा कि पैरेलल लाइंस हैं, इसमें अगर हम इमेजिन करते हैं, इसको अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से बनती हैं कि स्टार्टिंग में तो ऐसी लाइंस आ रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, बीच में क्या आ गया? कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ गया, ऐसे कोई ना कोई पत्थर आ गया। ठीक है, इस पत्थर से टकराने के बाद अब इनका जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके का हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ की चली गई सीधी, ये यहाँ की चली गई सीधी। ठीक है, तो इस तरीके का जो फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट। तो ये हो गए आपके स्ट्रीमलाइन फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स और ये हो गई टर्बुलेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेनली अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, इसको
और साइंटिस्ट ने ना स्टडी करने की कोशिश करी कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको और स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक ऐसी ट्यूब ली, कोई एक ऐसा पाथ लिया। कैसा लिया कि इस तरीके से एक ऐसे ये इस तरीके का इन्होंने ना ट्यूब लिया, ठीक है। और इस ट्यूब में ना उन्होंने देखा कि हम यहाँ पर ना स्ट्रीमलाइन फ्लो को ना ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर। तो उन्होंने देखा, जब स्ट्रीमलाइन फ्लो देखा कि भाई ऐसे आया पानी और इस तरीके से ऐसे पार्टिकल्स चले गए, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे इस पार्टिकल ऐसे चले गए, फिर से ऐसे इस तरीके से पार्टिकल्स निकल गए, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जितना हम पानी यहाँ पर दे रहे थे उतना ही पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जो पाइप है वो पानी खा नहीं जाएगा या पानी अपने तरीके से ऐड नहीं कर देगा, ठीक है। तो जितना हम अमाउंट में वाटर दे रहे थे उतने ही अमाउंट में वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर 5 लीटर पानी यहाँ पर हमने ऑब्जर्व करा है तो बाहर जो निकल रहा है वो भी 5 लीटर ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई पानी खा थोड़ी जाएगा पाइप, चलो कोई बात नहीं। हमने पाइप के बीच में ना हमने छोटा वाला हिस्सा भी लिया था, है ना। उस छोटे वाले हिस्से में ना ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर कितना पानी है। तो जब उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व करा, अरे यहाँ पर भी 5 लीटर पानी ही था। अब वो दिमाग में आ गया भी ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर मैं इतने ही ऐसे ही पाथ का अगर मैं हाईवे बनाता हूँ तो हाईवे अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे गाड़ियाँ आसानी से जाएंगी, यहाँ पे जाम लग जाएगा, 1-2 गाड़ी ही निकल पाएगी, फिर यहाँ से आराम से ट्रैफिक निकल जाएगा। फिर गाड़ियों के केस में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन पानी के केस में, लिक्विड के केस में, फ्लूइड के केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर एरिया मीडियम है, यहाँ पे भी 5 लीटर पानी है, यहाँ जो एरिया है यहाँ पर एरिया कम है फिर भी 5 लीटर है, यहाँ एरिया ज़्यादा है यहाँ पर भी 5 लीटर है। तो यहाँ से उन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट देखा, फिर उन्होंने उसको देखा कि हम इसको और कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस उन्होंने एक आइडिया ध्यान में रखा कि जितना अमाउंट का वाटर यहाँ पर है उतने ही अमाउंट का वाटर यहाँ है, उतने ही अमाउंट का वाटर यहाँ पर भी है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं मानती हूँ 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर पानी कितना है, 1 सेकंड में यहाँ पानी कितना है और 1 सेकंड में यहाँ पर पानी कितना है, तो वो बिल्कुल सेम था। तो बस इसी के बेसिस पर, इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेशंस शुरू करी, ठीक है। तो उन्होंने इस रीजन को मान लिया फर्स्ट रीजन, ठीक है, ये मान लिया सेकेंड रीजन और यहाँ मान लेते हैं थर्ड रीजन। ऐसे ही 3 रीजन उन्होंने देखे कि हम यहाँ पे अब ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। इन ऑब्जर्वेशन से पहले उन्होंने देखा कि हर जगह पे क्या होना चाहिए, जो मास है वाटर का वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जितना हम पानी भेज रहे हैं उतना ही बाहर निकल रहा है। तो मास का फॉर्मूला हम कैसे निकालें, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता था कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से मास का फॉर्मूला निकाला, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला निकाल लिया उन्होंने, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कि मास जितना यहाँ पे उतना ही मास यहाँ पे, उतना ही मास यहाँ पे है। तो अब हम तो एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया से तो कोई कनेक्शन आ ही नहीं रहा। इसको और हम कैसे खोल के हम और चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं सो दैट हम मास का रिलेशन हम एरिया से कनेक्ट कर सकें। ऐसे कैसे करें? तो फिर हमारे ध्यान में आया कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ बेस इनटू डिस्टेंस या लेंथ या हाइट ऑफ द पाइप, यही होती है। तो हमने यहाँ पे मान ली लेंथ, ठीक है। तो उन्होंने इतना सा पोर्शन उठाया और उसको ऑब्जर्व किया, ये रहा लेंथ, इतना सा पोर्शन पहले उठाया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने देखा, मैं सिर्फ फर्स्ट पोर्शन की बात कर रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पानी जाता है, ठीक है, कितना फ्लो कर रहा है पानी। अब हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कितना फ्लो कर रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना। फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं कि पानी फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में कितना कर रहा है, या 1 घंटे में कितना कर रहा है, या 1 मिनट में कितना कर रहा है, हम उसी से रिलेट करते हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि चलो एरिया तो है ही है, हम मानते हैं कि 1 सेकंड में कि वो वाटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस इन
1 सेकेंड, यानी कि लेंथ ऑफ वाटर या लेंथ ऑफ पाइप कवर्ड बाय वाटर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो उन्होंने देखा भी हम लेंथ तो कवर कर ही रहे हैं, 1 सेकेंड में ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेंथ बाय टाइम। ठीक है, एक तरीके से क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में हमने 1 सेकेंड की बात करी तो 1 सेकेंड इज ऑल्सो अ टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। ये लेंथ अपॉन में टाइम इज वेलोसिटी। तो उन्होंने इसको कलेक्टिवली क्या लिख दिया, वेलोसिटी लिख दिया। तो वॉल्यूम का एक पता चल गया, हम लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यही वॉल्यूम इधर उन्होंने पुट कर दिया। तो अब ये मास का फॉर्मूला क्या बना आपके पास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। बस इसी चीज को उठाया उन्होंने कि हमें मास भी मिल रहा है, हमें एरिया भी मिल रहा है, वेलोसिटी, डेंसिटी, बहुत सारी कंटेंट आ गए हमारे पास। अब हम इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। फिर उन्होंने फॉर्मूला इसको कैसे लिख दिया, उन्होंने लिख दिया m फॉर मास। ठीक है, डेंसिटी के लिए रो, एरिया के लिए a और वेलोसिटी के लिए v। तो ये इन्होंने मास का एक फॉर्मूला प्रिपेयर कर लिया कि मास जितना फर्स्ट रीजन पे है उतना ही मास सेकंड रीजन पे है और उतना ही मास थर्ड रीजन पे है ना। ठीक है, तो अब फर्स्ट रीजन के लिए लिखेंगे हम, फर्स्ट रीजन के लिए तो डेंसिटी यहाँ पर अलग होगी, एरिया यहाँ पे अलग है, वेलोसिटी अलग है। सिमिलरली सेकंड रीजन के लिए हमें तो नहीं पता, डेंसिटी, सब चीज़ें हमने डिफरेंट लिया, डेंसिटी अलग, एरिया अलग, वेलोसिटी अलग। सिमिलरली थर्ड रीजन के लिए मास, डेंसिटी अलग, एरिया अलग, वेलोसिटी अलग। अब हमने क्या देखा था एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जितना मास यहाँ आ रहा है उतना यहाँ है, उतना ही यहाँ है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने कि m1 इक्वल है m2 के, इक्वल है m3 के। ठीक है, तो इन तीनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया कि रो 1 a1 v1, रो 2 a2 v2 एंड रो 3 a3 v3। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। अब यहां से उन्होंने देखा कि वाटर जो है हमारा वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। क्या है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, अब ये क्या होता है इनकम्प्रेसिबल, यानी कि जो चीज कंप्रेस नहीं हो सकती, जो चीज कंप्रेस नहीं हो सकती। कि मान लो अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्पॉन्ज रखती हूँ, ठीक है, मैंने जो स्पॉन्ज रखा वो पूरा यहाँ पे आ गया, अब उसी स्पॉन्ज को मैं इकट्ठा करके छोटे से बॉक्स में डाल देती हूँ तो वो स्पॉन्ज इकट्ठा होकर छोटे से बॉक्स में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका मास तो वही रहेगा जो यहाँ पर था, उसका मास उतनी सी डिब्बी में भी वही रहेगा, लेकिन उस डिब्बी में वॉल्यूम उसका कम हो गया। तो अगर मास सेम है, डिब्बी में आके वॉल्यूम कम हो गया तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा, एज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि जब हम चीज़ों को कंप्रेस करते हैं उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। जब हम चीज़ों को कंप्रेस करेंगे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, मास तो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर कंप्रेसिबल कोई चीज़ होती है तो उसकी डेंसिटी क्या करती है, वेरी करती है, चेंज होती है। लेकिन अगर कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, यानी कि वो कंप्रेस ही नहीं हो सकता, उसके पार्टिकल क्लोज नहीं आ सकते हैं, तब हम क्या कहेंगे कि भाई उसकी डेंसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स रो इज कांस्टेंट, वो सेम है, दैट मीन्स रो 1 इक्वल है रो 2 के, इक्वल है रो 3 के। अब तीनों को ही हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल, तीनों ही इक्वल है क्योंकि फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिला, दैट इज a1 v1 इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू a3 v3, यानी कि एरिया एंड वेलोसिटी ये क्या आया आपके पास, कांस्टेंट आया। तो हम लिख सकते हैं ab इक्वल टू कांस्टेंट। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने शुरुआत एक्सपेरिमेंटली की थी। एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर भी मास सेम आ रहा है, यहाँ मास सेम आ रहा है, यहाँ पर
अमाउंट ऑफ वाटर या कंटेंट ऑफ वाटर एट एवरी रीजन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीजन, तीनों ही रीजन में सेम आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। ठीक है, यही आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपका क्या बोल रहा था कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि कितना मर्जी एट एवरी क्रॉस सेक्शन आप कह सकते हो। आप यहां लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ फ्लूइड is constant at every cross section, every cross section का मतलब क्या है कि इस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह पर अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हो गई ये बात। अब ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो हमने एक्सपेरिमेंट से देखा। जब हमने उसको थ्योरेटिकली किया तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आई। अब इस ऑब्जर्वेशन का इससे क्या कनेक्शन, इस ऑब्जर्वेशन का इससे ये कनेक्शन है कि ए वी जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एरिया इज इनवर्सली, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये वी नीचे जाएगा तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, which is very important, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर मैं फर्स्ट इस एरिया की बात करती हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितना भी एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। ये मीडियम है तो मीडियम है, मीडियम ही रहने दो। अच्छा, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एरिया कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। देखो, यहाँ एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, यहाँ एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ पर मीडियम है तो यहाँ मीडियम है। क्लियर हो गई बात। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एरिया जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे 4 मीटर स्क्वायर का है। फर्स्ट रीजन पे हमारा जो एरिया है वो मान लेते हैं 4 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। और जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो कितने की आ रही है, वो भी मान लेते हैं हमारी आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे चल रहा है, दोनों ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट हो गया वो कितना हो गया, इनका प्रोडक्ट ही कांस्टेंट है ना, प्रोडक्ट कितना हो गया, इनकी फर्स्ट पे आ गया 16। अब मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। दोबारा देखिए, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो कलेक्टिव क्या हो गई, मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि कितना अमाउंट में कितना वॉल्यूम आपका निकल रहा है 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। 5 लीटर 1 सेकेंड के अंदर। तो अब ये हो गया 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड फर्स्ट रीजन में। अब सेकेंड रीजन में एरिया कम है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है। लेकिन अब जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड, सच दैट 8 × 2 इज अगेन 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे छोटा एरिया था तो पानी फटाफट से निकला, भाई मेरे को 1 सेकेंड के अंदर 16 मीटर क्यूब पूरा करना ही करना है। अगला थर्ड रीजन के लिए, थर्ड रीजन में एरिया बड़ा हो गया। अब मान लो यहाँ पे एरिया 8 मीटर स्क्वायर हो गया, तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, सच दैट अगेन दोनों का प्रोडक्ट 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड बने। तो अब एरिया ज़्यादा था, अब यहाँ पे पानी बहुत आराम से चलने लग गया 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कि भाई आराम से चलो, मेरे पास बड़ा एरिया है, सो दैट मेरे को टोटल जो वॉल्यूम पहुँचाना है वो 16 मीटर क्यूब पहुँचाना है 1 सेकेंड के अंदर। तो इस तरीके से अगर मीडियम था तो इस तरीके से 16 था, जब छोटा हुआ फटाफट से भागा पानी, भाई 1 सेकेंड के अंदर मुझे 16 कंप्लीट करने हैं, ठीक है, 16 मीटर क्यूब कंप्लीट करने हैं 1 सेकेंड में, तो फटाफट से भागा, वेलोसिटी एकदम तेज हो गई। जब एरिया ज़्यादा था अब वो आराम से चलने लगे कि बड़ा एरिया है मेरे पास, मैं आराम से पहुंचूंगा, मुझे तो सिर्फ 16 मीटर क्यूब ही पहुंचाने हैं 1 सेकेंड के अंदर। तो इस चीज़ का ये सिग्निफिकेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। तो इसको और डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को।
तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी दैट इज एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। कि अगर किसी एक पाइप में से जिसका डिफरेंट एरिया है उसमें से अगर एक स्ट्रीमलाइन फ्लो पास कर रहा है तो हर पॉइंट पर, हर जगह पर उसका एरिया और उसकी जो वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये देखो, ये रहा पाइप, ये रहा स्मॉलर एरिया, ये रहा लार्जर एरिया। तो चाहे यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, कि हर जगह पर 1 सेकेंड में कितना फ्लो है, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी उस जगह की वो क्या रहेगी? बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ का अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो डेली लाइफ में क्या पर्पस है इस चीज़ का? एक बार लिख देते हैं कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर एरिया कम है तो यहाँ पे तेज़ी से भाग रहा होगा पानी, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे आराम आराम से भाग रहा होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम डेली लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? तो अगर इसको इमेजिन करिए एक तरीके से, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसने देखना है कि मेरे को ना स्विमिंग करनी है और स्विमिंग करते हुए ना मुझे ज़्यादा गहरे पानी तक नहीं जाना, और यहाँ पर ना ऊपर तक, यहाँ तक तो पूरा पानी भर रखा है, हमें नहीं पता कि कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है। और एक्चुअल में जो नीचे नदी है उसका कुछ ऐसा फ्लो है, ये तो सीधा है, फिर यहाँ पे आके एक रॉक सी आती है, फिर यहाँ आके एकदम से यहाँ से रॉक ख़त्म हो जाती है, कुछ इस तरीके से है, और यहाँ से ऐसे जा रहा है पानी। ठीक है, अब यहाँ तो सारा पानी ही है, हमें नहीं पता कहाँ पर कम है कहाँ ज़्यादा है, यहाँ सारा पानी भरा हुआ है, ये ऐसे से फ्लो कर रहा है वाटर। तो वो बंदा यहाँ पे खड़ा, उसने सोचा कि भाई मुझे स्विमिंग करनी है, मुझे ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाना है, मैं अब कैसे देखूँ, कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं डाई यहाँ पर करूँ, यहाँ करूँ या यहाँ पे करूँ? तो उसने ना अपने वही जो 11th में आपने पढ़ा, उसने भी 11th में पढ़ा था कि जहाँ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ वाटर की वेलोसिटी कम होती है, जहाँ एरिया कम होता है वहाँ वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसने देखा, इस रीजन में देखा पानी अच्छा खासा भाग रहा है, ठीक है, अच्छा खासा भाग रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत ही एक्सेस में भाग रहा है, एकदम बहुत तेज 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 भाग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पानी था, यहाँ पे बड़ा शांत सा पानी है, बड़ा आराम से पानी चल रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब अगर आराम से पानी फ्लो कर रहा है, जो नॉर्मल बंदा उसे क्या लगेगा, भाई यहाँ पे आराम से पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे तो इतना एरिया नहीं होगा, इतना गहरा नहीं होगा, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। और जहाँ पे तेजी से भाग रहा होगा उन्हें क्या लगेगा कि अरे यहाँ पर तो बहुत तेजी से है, मैं तो यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अगर हम फिजिक्स लगाते हैं तो फिजिक्स हमें क्या कह रही है कि जहाँ पे तेजी से फ्लो कर रहा है भाई वहाँ पे आप सेफ हो, वहाँ पे इतना गहराई नहीं है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ आके स्विमिंग करेगा। जहाँ पर ज़्यादा गहराई नहीं है, वेलोसिटी ऑफ वाटर बहुत तेज है, वाटर वेलोसिटी तेज क्योंकि एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तभी वेलोसिटी कम है। इस चीज़ का हम एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। जब आप प्लांट्स को वाटर दे रहे होते हो तो आपके पास क्या होता है, एक पाइप होता है, ठीक है, एक पाइप है। ये पाइप जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ऊपर प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक का क्या होता है, पीवीसी लगी होती है, दिस इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक तरीके का प्लास्टिक है ना, ये पाइप होता है। तो आप क्या करते हो, वो अगर प्लांट यहाँ पे पास में है तो आप आराम से फ्लो ऐसे पानी दे रहे हो, लेकिन अगर प्लांट थोड़ी दूर है तो आप क्या करते हो, वहीं खड़े खड़े ना इसका एरिया जो आगे का होता है ना इसको ऐसे पिचका देते हो, है ना, ताकि दूर तक पानी जाए। दूर तक पानी जाने का मतलब कि जैसे आपने इसको प्रेस किया है इसके आगे का एरिया कम हो गया, एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा, तेजी से निकलेगा, तेजी से निकलेगा तो वो दूर तक जाके उस दूर वाले प्लांट को भी क्या दे देता है, वाटर दे देता है। आसपास है तो हम आराम से पाइप लेके घूम रहे हैं, ठीक है, हम खड़े खड़े दूर तक हमें मारना तो उसका एरिया आगे से कम कर देते हैं, तेजी से निकलेगा वाटर, तेजी से निकलेगा तो दूर तक जाके दूर वाली चीज़ों को भी साफ सफाई कर देता है। कई बार आपने देखा ही होगा रैंप पे भी लोग, वैसे तो ये इलीगल है, हाँ नहीं करना चाहिए कि हमें वाटर सेव करना चाहिए, बट हाँ हमने देखा हुआ है कि कई लोग क्या करते हैं, रैंप पे अगर पानी डाल रहे हैं पाइप लेकर तो क्या कर रहे होते हैं, आराम से ऐसे डाल रहे हैं आसपास, लेकिन दूर तक करना है तो उसको आगे से प्रेस करके
एरिया कम, वेलोसिटी ज़्यादा, दूर तक वाटर जाता है हाई वेलोसिटी से। तो ये थी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।